Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the first chapter of History of Class 9th French Revolution. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि जो आज हम आइडियाज देखते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, हमें लगता है हमारी सोसाइटी में ये पहले से ही मौजूद थे। तो ऐसा नहीं है। तो इसकी पूरी पीछे की कहानी हम पढ़ते हैं कि कैसे ये आज जो लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी हमें नॉर्मल राइट्स लगते हैं काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद मिले थे। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है फ्रांस में। जो फ्रांस थी वहाँ पे मोनार्की थी। तो जब वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है जिसके बाद क्या होता है, वहाँ की जो मोनार्की होती है उसका एंड हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी थी वो बेस थी प्रिविलेजेस पे, जहाँ पे 3 स्टेट थे और फर्स्ट स्टेट को स्पेशल प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार मिले हुए थे। तो उसके बारे में हम पूरा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जो कॉमन मैन वाली क्लास थी या पीजेंट्स क्लास थी, उन्होंने द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लिखा, मतलब डिक्लेयर किया, ये डिक्लेरेशन दी उन्होंने। उसके बाद क्या होता है, कुछ बेसिक राइट्स की उन्होंने उसमें मांग करी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली कि जो ये टाइम पीरियड रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ये 14 जुलाई 1789 से 21 जनवरी 1799 तक रहा। ठीक है, अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है सिटी ऑफ पेरिस से। तो सिटी ऑफ पेरिस में एज वी कैन सी इन दिस इमेज कि क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, और साथ में कौन है, आपके आर्मी वाले भी हैं। तो विच मीन्स यहाँ पे कुछ सीन हुआ है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो शुरुआत होती है वो सिटी ऑफ पेरिस से होती है। अब सिटी ऑफ पेरिस में क्या होता है कि अराउंड जो मेन एंड वुमेन है जो कि 7,000 की संख्या में है, वो बेस्टिल जो प्रिजन है वहां पर पेरिस में उस पर हमला कर देती हैं। ठीक है, अब ये हमला क्यों करते हैं, वन ऑफ द रीजन है कि जो उनकी बेसिक नीड है ब्रेड, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, जिसे कि वो थर्ड स्टेट बेसिकली अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से ये सीन हुआ। तो इसका जो रिजल्ट निकलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, एग्जीक्यूशन होता है लुई 16। मैंने बोला था ना वहाँ पे मोनार्की थी, तो ये वो राजा था जिसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम पूरा समझते हैं बेसिक से, वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आता है कि फ्रेंच सोसाइटी लेट 18 सेंचुरी में किस तरह की थी। पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें उसकी सोसाइटी को समझना होगा। तो सोसाइटी में एक तो राजा है लुईस 16 जिसका नाम है, और उसकी वाइफ है मैरी। ठीक है, तो राजा और रानी हो गए। अब क्या हो रहा है, राजा की जो ट्रेजरी है वो खाली हो रही है, एम्प्टी हो रही है। तो इसका रीजन क्या है कि राजा की ट्रेजरी एम्प्टी हो रही है, तो इसका वन ऑफ द रीजन हम के देख सकते हैं कि वॉर है। राजा जो है वॉर्स में इंडल्ज होते हैं, पहले भी ऐसे ही होते थे राजा महाराजा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम चीजें पढ़ते हैं। तो वॉर्स में वो इंडल्ज है जिसकी वजह से उसके खजाना तो उसमें लगेगा ही। दूसरा, वो अपना मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सेल्स, इसका मतलब यह है कि राजा अपने पैलेस को मेंटेन तो करना चाहेगा, क्योंकि वो उसकी पावर को, उसकी शान को शो करता है, इसलिए वो पैलेस पे के मेंटेनेंस पे भी विशेष ध्यान दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं लुई 16 की। अगर हम बात करें तो वो 13 जो अमेरिकन कॉलोनीज है उन्हें इंडिपेंडेंस दिलाने में भी हेल्प कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से उसकी जो ट्रेजरी है, खजाना है, वो एम्प्टी होना शुरू हो गया है। उसके बाद अब इन सब चीज़ों को अगर उसे मेंटेन रखना है, जैसे कि अपना पैलेस, तो उसके लिए वो क्या ले रहा है, लोन ले रहा है अपनी नेबर्स वगैरह से। अब जब अपनी नेबरिंग कंट्रीज से लोन वगैरह ले रहा है तो उस पर कर्जा भी बढ़ रहा है। तो बिलियन लेवर्स डेप्थ का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा क्या बन रहा है, उस पर कर्जा बन रहा है। ये लेवर्स जो है मतलब वहाँ की करेंसी है, जैसे रुपी हो गया। अब जो था, लैंडर्स जो मनी दे रहे थे राजा को, वो उसका 10% इंटरेस्ट मांग रहे थे उससे, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है वो। ठीक है, अब राजा कहता है कि एक तो ये सब चीजें चल रही है, खजाना खाली हो रहा है, अब
कैसे करके मैं इनलैंडर्स की जो मनी है उसे पे करूँ, अपने वॉर्स का पैसा उठाऊँ और अपने पैलेस को कैसे मेंटेन रखूँ। तो इसके लिए वो एक आइडिया निकालता है, कहता है कि सबसे अच्छा आइडिया क्या है कि मैं ना टैक्सेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब उसके पास कोई चारा नहीं रह गया, सबने उसे यही सजेस्ट दिया। अब हम समझते हैं कि 3 स्टेट जो थी वो कौन-कौन सी थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलर्जी, जो कि बेसिकली चर्च से रिलेटेड हुए। नोबेलिटी, जो नोबल पीपल हो गए, रॉयल फैमिली के मेंबर्स हो गए। ये दूसरा स्टेट है। थर्ड स्टेट 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाले में बिग बिजनेसमैन्स हैं, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल्स हैं, लॉयर्स हैं। और उसके थर्ड के बी में पीजेंट्स और आर्टिसंस हैं, जो कि थर्ड स्टेट का पार्ट है। और थर्ड स्टेट में उसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबरर्स और सर्वेंट्स हैं, जो कि थर्ड स्टेट में सबसे नीचे पोस्ट पे हैं। अब जो टोटल पॉपुलेशन है फ्रेंच सोसाइटी में उस टाइम पे 90% तो उसमें से पीजेंट्स हैं। ठीक है, अगर 90% पीजेंट्स हैं, इसका मतलब कुछ ही लोग जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के हैं, 10% ओनली। ठीक है, और लेकिन वहाँ पे जो लैंड है ना उसका 60% तो चर्च ही ऑन करता है। और जो रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी हो गए, लॉयर्स हम कह सकते हैं, इवन थर्ड क्लास में बिजनेसमैन वगैरह भी ऑन करते हैं, बट मेन पार्ट जो है वो चर्च के और जो रिचर मैन जो कि नोबेलिटी वगैरह है उनके पास है। ठीक है, अब क्या आता है कि जो फर्स्ट 2 स्टेट हैं कलर्जी एंड नोबेलिटी, उनका क्या है, उनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं बाय बर्थ। ठीक है, अब बाय बर्थ जो उन्हें प्रिविलेज मिला हुआ है, वन ऑफ दैम इज कि उन्हें टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। सो जो भी सारा टैक्सेस पे करना है, किसे करना है, थर्ड स्टेट को करना है। और टैक्सेस अगर राजा बढ़ाता है तो वो थर्ड स्टेट को ही पे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए सेकंड जो वहाँ पे प्रिविलेजेस है, वहाँ पे फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं, जहाँ पे जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो नोबिलिटी वाले हैं या जो लैंड ऑनर्स वगैरह हैं सेकंड स्टेट के, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, पीजेंट्स हैं, बेसिकली उनसे ड्यूज ले रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने खेतों पे काम करने दे रहे हैं, तो उसका रेंट ले रहे हैं, जिसमें हम फ्यूडल सिस्टम की बात करते हैं बेसिकली। तो ये प्रिविलेजेस भी उन्हें मिले हुए हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि 2 तरीके के टैक्सेस जो है वो पे कर रहे हैं। पहला टैक्स तो पहला टैक्स की अगर हम बात करें तो ये हुआ टैली। अब जो टैल है वो किसे पे कर रहे हैं, ये जो है डायरेक्ट टैक्स जा रहा है राजा के कोष में, यानी उसकी ट्रेजरी में। ये राजा को जा रहा है, तो इसमें फ्यूडल लॉर्ड्स वगैरह हो सकते हैं जो इस जो टैक्स है उसे उनसे लेने के लिए आए। दूसरा आता है टिट्स। अब टिट्स जो है ये चर्च को दे रहे हैं, उसका जो अनाज वगैरह है उसका 1/10 कुछ परसेंट जो है ये कुछ पार्ट जो है वो किसको दे रहे हैं, चर्च को दे रहे हैं, क्योंकि चर्च इज रिलेटेड टू रिलीजन और उस पर तो बिलीव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 3 जो स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन कौन फेस कर रहा है, थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट्स में भी पीजेंट्स की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है सेकंड पॉइंट आता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब क्या स्ट्रगल आ रहा है कि उन्हें सोसाइटी में सर्वाइव करने में कठिनाइयाँ आ रही है बेसिकली। अब 1715 में जो पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, 1789 तक आते आते 28 मिलियन हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी फ्रांस की सोसाइटी में। अब फ्रांस में जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसी तरीके से, क्योंकि सबको अपनी बेसिक नेसेसिटी जिसमें कि फूड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और मेजर है वो तो फुलफिल करना है, तो उसके लिए डिमांड उठने लगी थी। और साथ ही साथ लेकिन इशू क्या आ रहा था कि प्रोडक्शन इतना हो ही नहीं पा रहा था कि सबकी जो ज़रूरतें हैं वो फुलफिल हो पाए। तो इसीलिए अगर सप्लाई कम थी उस चीज़ की और डिमांड ज़्यादा थी, तो ब्रेड जो थे उनके प्राइजेस क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे। यानी अब जो ब्रेड थी बहुत ज़्यादा महंगी मिलने लगी थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो लोग थोड़ा बहुत वेजेस भी कमा पा रहे थे, बेसिकली थर्ड स्टेट की हम बात करते हैं, उसमें भी हम बी और सी वाली बात कर सकते हैं, क्योंकि रिच पीपल तो उसको कहीं ना कहीं अफोर्ड कर ही सकते थे, बट जो पुअर पीपल थे जिनकी इतने वेजेस भी नहीं थे, तो वो किस तरीके से अपनी जो फूड की नीड है वो फुलफिल कर पाते। तो वेजेस नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, इतने वेजेस भी उन्हें नहीं मिल रहे थे कि वो अपने जो प्राइजेस बढ़ रहे थे उसे कोप अप कर सके। तो इससे क्या हो रहा था, रिच और पुअर का गैप और ज़्यादा बढ़ने लगा था। जब रिच और पुअर का गैप बढ़ने लगा था तो फिर चीज़ें सोसाइटी में प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगी ही जाएंगी।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोडक्शन जो उतना लेस था ना, इसका तो एक कारण था ड्रॉट, यानी सूखा पड़ रहा था, और दूसरा हेल, बहुत ज़्यादा जो बर्फबारी हो जाती है तो फसलों को नुकसान होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन भी इतना नहीं था फूड ग्रेन्स का, प्राइसेस हाई हो गई, जिसको हमने एक तरीके से सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा। ठीक है, अब सबसिस्टेंस क्राइसिस में हम थोड़ा और इसमें डिटेल्स में जान लेते हैं कि ये सबसिस्टेंस जो क्राइसिस थे ये हो कैसे रहे थे। सबसे पहले तो क्या हो रहा था कि बैड हार्वेस्ट हो रही थी। अब बैड हार्वेस्ट होने का हमने रीज़न पढ़ लिया, जैसे कि कभी सूखा पड़ जा रहा था, कभी हेल पड़ जा रही थी। ठीक है, अब बैड हार्वेस्ट है और पॉपुलेशन इतनी ऑलरेडी बढ़ चुकी है और ग्रेन उतना है नहीं, उसकी स्कार्सिटी है, कम है। ठीक है, अब कम है तो उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, फूड प्राइसेस बढ़ गए। अब फूड प्राइसेस बढ़ गए तो जो पुअरेस्ट है, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले हैं या पुअर हैं, वो तो उस ब्रेड को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या खाएंगे वाला सीन हो गया। फूड जो ब्रेड है उनकी बेसिक फूड है वहाँ पे। ठीक है, अब इसके लिए तो उनके पास दो ही तरीके हैं, या तो वो दंगे करके फूड को ले ले, तो फूड राइट्स हो रहे हैं। ठीक है, फ्रांस में, और या फिर अगर वो दंगे नहीं करते हैं तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो वीकर बॉडीज़। ठीक है, अब वीकर बॉडीज़ होंगी तो उसकी वजह से डिजीज़ भी हो सकती हैं बहुत सारी। अब डिजीज़ होंगी तो अल्टीमेटली इट विल लेड टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो डेथ इसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की इशू है। और साथ में हाँ, वन मोर थिंग, अगर वो फूड राइट करते हैं तो उसमें भी उनकी जान जा सकती है, तो दोनों का रिजल्ट यही है, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स। ये चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। अब आता है कि अ ग्रोइंग मिडिल क्लास envisages एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब कैसे एक मिडिल क्लास सामने निकल कर आती है, जो ये प्रिविलेजेस थे फ्यूडल और बर्थ बेस्ड, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि पास्ट में भी जब फूड प्राइजेस वगैरह बढ़ती हैं फ्रांस में, तो वहाँ पे जो पीजेंट्स और वर्कर्स हैं जो कि पुअरेस्ट क्लास हैं, तो वो क्या करते थे, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह किया करते थे। ये कोई नई चीज़ नहीं थी, बट इस बार वो चीज़ें शायद हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो 18th सेंचुरी में जो है मिडिल क्लास का रोल बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अभी मिडिल क्लास जो है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एजुकेटेड क्लास है। ठीक है, अब ये इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लग जाते हैं कि जो प्रिविलेजेस उन्हें मिले हैं बर्थ पे बेस्ड हैं, वो प्रिविलेजेस सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए। प्रिविलेजेस होने चाहिए मेरिट बेस्ड। ठीक है, मेरिट बेस्ड का मतलब क्या है कि जितनी जितनी जिसकी स्किल्स है उसके बेस पे। ठीक है, सिर्फ उसको बर्थ के बेस पे एक राजकाज नहीं दे देना चाहिए, एक ऊंची पोजीशन नहीं दे देनी चाहिए, काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, वो मांग करते हैं कि सोसाइटी में क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, वहाँ पे सबके लिए इक्वल लॉज होने चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके पास वो स्किल्स हैं, तो भाई वो उस पोजीशन पे पहुंच सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉक। लॉक है, रूसो है, मोंटेस्क्यू है, ये तीनों जो थिंकर हैं ये इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं, जिनकी राइटिंग्स को पढ़कर और जिनकी भाषणों को सुनकर लोग अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, लॉक की जो इंपॉर्टेंट बुक आप यहाँ पे आती है, टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड मोंटेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो यहाँ पे हमने बेसिकली पढ़ लिया है किस तरीके से मिडिल क्लास अब इम्पॉर्टेंट रोल निभाने लगी है सोसाइटी में, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि इक्वल राइट सबको मिल सके, सबको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching the video. Please don't forget to like and share the video and subscribe my channel Polhis Tutor.